हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जिस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक से जुड़ी हुई हर इंफॉर्मेशन को आप जान सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, अब इसकी शुरुआत करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। नंबर 1 ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड नंबर 2 अनऑर्गेनाइज सेक्टर। The organized sector is further divided into three categories. Number 1 Reserve Bank of India, number 2 Commercial Bank and number 3 Cooperative Bank. And the unorganized sector is divided into two categories. Number 1 Endogenous Bankers and number 2 Money Lenders. अब इसको डिटेल में समझते हैं ये दोनों सेक्टर्स हैं क्या। नंबर 1 ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम सबसे पहले बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सभी बैंकों की लीडर और कंट्रोलर मानी जाती है या उसके तौर पर काम करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई इन द ईयर 1 अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935 को हुई किस एक्ट के अंदर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंदर। और इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 को। तो ये ईयर याद रखिएगा, 1935 1 अप्रैल ये स्टैब्लिश होने का ईयर है और 1949 आरबीआई के नेशनलाइज्ड होने का ईयर है। आरबीआई कई इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। इसको कंट्री के सेंट्रल बैंक के तौर पर भी जाना जाता है या कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म करती है वो होता है इश्यू ऑफ करेंसी, यानी नोटों को इशू करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सभी डिनोमिनेशंस के नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है एक्सेप्ट 1 रुपी नोट और 1 रुपी क्वाइन। जो 1 रुपए का नोट है या 1 रुपए का सिक्का है, अगर आप उसको देखें तो वो इशू करती है भारत सरकार। और बाकी जितने भी डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स हैं जैसे 10, 20, 50, 100, 500, 2000, इन सब पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर के साइन होते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा कि 1 रुपी नोट छोड़कर बाकी सभी डिनोमिनेशंस के नोट यानी करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। तो ये इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऑर्गेनाइज सेक्टर का पहला पार्ट जिसको कहा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी के अलावा ये और भी बहुत से इंपॉर्टेंट काम करती हैं और इनके बोर्ड 2 होते हैं। नंबर 1 लोकल बोर्ड एंड नंबर 2 सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड और लोकल बोर्ड इन दो बोर्ड होते हैं। साथ ही साथ आरबीआई के कई डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आरबीआई अपना पूरा काम संभालती है। अब बात करते हैं नंबर 2 कोऑपरेटिव बैंक की। कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक होते हैं जो मोस्टली रूरल एरियाज की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाए गए होते हैं और ये माना जाता है कि ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए नहीं बने बल्कि सर्विस मोटिव के लिए बने। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में या कोऑपरेटिव बैंक में ये लिबर्टी होती है कि ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है और इसमें कभी भी इंसान एंटर कर सकता है और कभी भी उसको छोड़ सकता है। और इसमें वॉलेंटरी एसोसिएशन का मतलब हुआ कि कोई कंपल्शन नहीं है, जो भी लोग हैं वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यानी वॉलेंटरली उसमें आ सकते हैं। अब उनका कोई एक कॉमन पर्पस होता है जिसके लिए वो साथ आते हैं, यानी कॉमन इंटरेस्ट होता है और उसके लिए वो पैसा यानी कैपिटल लगाते हैं और उस हिसाब से वो अपना काम करते हैं। अब इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड थर्ड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव बैंक है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऑर्गेनाइज सेक्टर का दूसरा हिस्सा। पहला हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेकंड कोऑपरेटिव बैंक। अब अगर हम बात करें कॉमर्शियल बैंक की, तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक होती हैं जो मनी में डील करती हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक आर दोज बैंक विच डील्स इन मनी। मनी के अलावा ये क्रेडिट देने का भी काम करती हैं और
कॉमर्शियल बैंक दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, एक ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और दूसरा यूनिट बैंकिंग सिस्टम। अब ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और यूनिट बैंकिंग सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। ब्रांच बैंकिंग सिस्टम वो सिस्टम होता है बैंकों का जहां पर बैंकों का हेड ऑफिस किसी बड़े शहर में यानी बड़े सिटी में होता है और बाकी हर जगह उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको ब्रांच बैंकिंग सिस्टम बोलते हैं। इंडिया में यानी हमारे देश में ब्रांच बैंकिंग सिस्टम ही चलता है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है। और इसी का दूसरा सिस्टम होता है यूनिट बैंकिंग सिस्टम, जहां जो एक सिंगल ऑफिस में ऑपरेट होते हैं। और यूएसए में यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये सिस्टम बहुत पॉपुलर है और वहां पर इस तरीके का सिस्टम काफी वाइड है और कई जगहों पर ये चलता है। तो दो तरीके से कॉमर्शियल बैंकों का सिस्टम चलता है, ब्रांच बैंकिंग सिस्टम और यूनिट बैंकिंग सिस्टम। तो ये तीन थे बैंकों इंडियन बैंकिंग सिस्टम के ऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोऑपरेटिव बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। अब अगर हम बात करें कि कॉमर्शियल बैंकों के और क्या क्या काम होते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट को रिसीव करती हैं। डिपॉजिट रिसीव करने के इनके कई अकाउंट्स हैं जिसमें ये डिपॉजिट रिसीव करती हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। इसके अलावा लोन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ये सब काम बैंकों के होते हैं, कॉमर्शियल बैंकों के होते हैं। और आजकल अगर मॉडर्न फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंकों की बात करें तो एटीएम है, या रिसेंट ट्रेंड्स जो बैंकों के अब चले हैं जैसे आरटीजीएस, नेफ्ट, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे काम भी कॉमर्शियल बैंक करती हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो उसमें दो आते हैं, एक मनी लेंडर और दूसरा इंडोजीनियस बैंकर्स। इंडोजीनियस बैंकर्स एक्ट एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी और इंडोजीनियस बैंकर्स मोस्टली डील्स इन हुंडीज। इनको हम नॉर्मल भाषा में जमींदार और साहूकार भी कह सकते हैं। और जो मनी लेंडर होते हैं वो लोग होते हैं जो एज अ पर्सनल सिक्योरिटी आपकी रखते हैं और फिर उसके बाद लोन देते हैं, जैसे इनको गोल्ड स्मिथ कह सकते हैं, विलेजर्स होते हैं। तो ये दो आते हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हुए तीन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर हुए दो, इंडोजीनियस बैंकर्स एंड मनी लेंडर्स। अब अगर हम बात करें मर्जर और टेक ओवर की, तो मर्जर दोस्तों होता है जब दो या दो से ज्यादा बैंक आपस में जुड़ जाएं और एक साथ काम करें, तो उसको बोलते हैं मर्जर। यानी फॉर एग्जांपल ए कंपनी बी कंपनी आपस में जुड़कर अगर ए बी कंपनी बन जाती हैं तो वो कहलाता है मर्जर। और टेक ओवर होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग कंपनी का वीक कंपनी पर को एक्वायर कर लेना। जैसे ए कंपनी है, बी कंपनी है, अगर ए कंपनी बी कंपनी को खरीद लेती है तो वो हो जाता है टेक ओवर। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे बैंकिंग के जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, मर्जर और टेक ओवर। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको आज का ये टॉपिक इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर समझ में आया होगा और आगे हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए, हमको ऐसे ही मोटिवेशन देते रहिए। टिल देन stay tuned with us, keep motivating us and please subscribe and share the channel. Have a nice day. Bye.